नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपने इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स के दूसरे पार्ट पे आएंगे। हम डिस्कस करेंगे इंडिया के क्लासिकल डांसेस को। हम देखेंगे इंडिया में कितनी तरीके के क्लासिकल डांस हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ नोट ऑन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हम बताएंगे भारत में किसी भी डांस को क्लासिकल डांस या साहित्यिक नृत्य का दर्जा मिलता है अगर वो कुछ मानदंडों या क्राइटेरिया पर खरा उतरता है, उन्हें पूरा करता है। तो सबसे पहला मानदंड क्या है कि इसे किसी भी शास्त्र में उल्लिखित होना चाहिए, यानी किसी भी शास्त्र में इसे मेंशन होना चाहिए, या नियमों और विनियमों के एक समूह द्वारा शासित होता हो, यानी इट इज़ गवर्न बाय सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद यह गुरु और शिष्य परंपरा का पालन करता हो। जैसे हमने अपने इंडियन म्यूज़िक के वीडियो में देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा होती है जिसमें एक गुरु एक शिष्य को सिखाता है, फिर वो शिष्य और फिर से गुरु बन जाता है और उससे और लोग जुड़ते हैं, वो शिष्य होते हैं, फिर वो गुरु बनते हैं। इस तरीके से पूरा जो ट्रेडिशन है, जो आर्ट है, ये चलती चली आती है पीढ़ियों तक। तो ये क्लासिकल डांसेस में भी ये ज़रूरी है कि ये गुरु शिष्य परंपरा का पालन करता हो। उसके बाद आता है कि भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार किसी भी डांस को दो बुनियादी पहलुओं में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? एक लास्य पहलू और एक तांडव पहलू, यानी दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी डांस फॉर्म के जिस पे वो बेस्ड होता है। एक लास्य पहलू जो होता है वो फेमिनाइन एक्सपेक्ट होता है, यानी स्त्री पहलू होता है, वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ग्रेसफुल होता है। और वहीं तांडव पहलू जो है मेल एस्पेक्ट होता है पुरुष पहलू होता है, तो थोड़ा ये ब्रेवरी से रिलेटेड होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद नंदिकेश्वर जी के अभिज्ञान दर्पण के अनुसार नृत्य के तीन मुख्य तत्व होते हैं। पहला होता है नृत्य, जो कि किसी भी भाव से रहित होता है। दूसरा होता है नाट्य, नाट्य नाम से ही समझ में आ रहा है, नाटकीय प्रतिनिधित्व यानी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है नृत्य, नृत्य यानी कि भावनाओं से जुड़ी विभिन्न मुद्राएं। तो नृत्य जो डांस वर्ल्ड है, नृत्य है, इसमें डिफरेंट पोस्चर का यूज़ करके अपनी भावनाओं को जाहिर करके एक डांस पूरा क्रिएट किया जाता है, तो ये नृत्य पार्ट आता है। फिर 9 रस होते हैं जिनके यूज़ करके जिनको एक पूरी डांस परफॉर्मेंस को क्रिएट किया जाता है। हमने 9 रसों के बारे में अपने म्यूज़िक के वीडियो में भी देखा था। तो वो सारे के सारे 9 रस यूज़ किए जाते हैं डांस परफॉर्मेंस में भी, और इन्हीं सारे रसों का यूज़ करके एक डांस परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश कभी कभी की जाती है, या वो पूरी परफॉर्मेंस की जान होती है यही रस। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांसेस हैं। अब ये कौन कौन से हैं, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला क्लासिकल डांस फॉर्म आता है भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना और सबसे पहला क्लासिकल डांस फॉर्म है, और इसे सबसे पहले परफॉर्म किया जाता था तमिलनाडु के मंदिरों में। जो देवदासियाँ हुआ करती थी, ये इसे परफॉर्म करती थी, तो इसी वजह से इसका नाम दासी अट्टम भी पड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे दासी प्रथा समाप्त होती चली गई, भरतनाट्यम भी डिक्लाइन करता चला गया। भरतनाट्यम में आप 3 शब्द देख सकते हैं, भा, रा और ता। तो भा से भाव, रा से राग और ता से ताल, ये इन 3 शब्दों से मिलकर भरतनाट्यम बना हुआ है। और इस पूरी डांस परफॉर्मेंस में आपको भाव, ताल और राग की प्रचुरता यानी अबंडेंस देखने को बहुत अच्छे से मिलेगी। जैसे हमारी देवदासी प्रथा ख़त्म होती चली गई इंडिया में, उसी के बाद फिर ये परफॉर्मेंस पूरी डिक्लाइन करने लगी, डांस फॉर्म डिक्लाइन करने लगा। तो इसे बहुत बाद में पुनर्जीवित किया था ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले। तो ये 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले, ये दोनों नाम जुड़े हुए हैं भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस से। फिर तंजावुर के 4 शिक्षक हुआ करते थे जिन्होंने भरतनाट्यम के तत्वों के बारे में बताया था, और इन चारों टीचर्स को मिल कर के कहा जाता था तंजौर चौकड़ी या तंजौर क्वार्टेट। और इनके नाम क्या क्या थे देख लीजिए। तो चिनिया, पेन्निया, वदीवेलु, शिवानंदम, ये 4 टीचर्स थे। उसके बाद अल्लारिप्पू पहला तत्व है
जिससे कि परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। ये इन्वोकेटरी पार्ट है और उसके बाद भरतनाट्यम परफॉर्मेंस को एंड किया जाता है एक परफॉर्मेंस के साथ जिसे थिलाना बोलते हैं, और ये लास्ट पार्ट होता है पूरी परफॉर्मेंस का। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो हम देखेंगे अभी कि सारे क्लासिकल डांस फॉर्म किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है भरतनाट्यम। और इसके प्रदर्शन में तांडव और लास्य दोनों पहलू समान रूप से जोर दिए जाते हैं। तो अभी हमने देखा था कि एक फेमिनिन और मस्कुलिन एस्पेक्ट होता है किसी भी डांस परफॉर्मेंस का, तो भरतनाट्यम में मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एस्पेक्ट बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर एक चार्य लसम, ये एक परफॉर्मेंस होती है भरतनाट्यम के अंदर, जिसमें एक डांसर कई तरीके की भूमिकाओं को निभाता है। ये भरतनाट्यम की एक विशेषता है। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुआ था, और ये सबसे पहले पुरुष ब्राह्मण जो हुआ करते थे, मंदिरों में रहते थे, ये उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित था। और इसका मेन विषय जो था वो था भगवत पुराण की कहानियाँ, और जो डांसर्स इन्हें परफॉर्म करते थे उन्हें भागावाथलूस कहा जाता था। पूरा कुचिपुड़ी डांस श्रृंगार रस से भरा हुआ है, और ये अक्सर एक नृत्य नाटक प्रदर्शन होता है, यानी कि ये डांस ड्रामा परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाता है। इसमें भगवत पुराण की कहानी को एक ड्रामेटिक फॉर्म में, डांस के फॉर्म में दर्शाया जाता है। फिर इस प्रदर्शन में भी, इस पूरे परफॉर्मेंस में भी लास्य और तांडव दोनों तत्वों पर समान जोर दिया जाता है, और इसे कर्नाटक संगीत पर परफॉर्म किया जाता है। ये नृत्य शैली 20वीं शताब्दी में बाल सरस्वती और रागनी देवी द्वारा पुनर्जीवित की गई थी। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड नाम है बाल सरस्वती और रागनी देवी। उसके बाद हमारा तीसरा डांस परफॉर्मेंस आता है कथकली। नाम से इसके पता चलता है कथा और कली, कथा प्लस कली, यानी कि कथा एक कहानी और कली डांस। तो एक पूरी कथा को एक डांस के जरिए बताना कथाकली नाम से पता चलता है। और इस पूरे परफॉर्मेंस में रामायण और महाभारत की कहानियों को डांस करके बताया जाता है, एक नृत्य के माध्यम से बताया जाता है। इस पूरी परफॉर्मेंस की उत्पत्ति केरल में हुई थी, और जमोरिन वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो उनके टाइम पर ये पीक पर था ये पूरा डांस फॉर्म, और जैसे जमोरिन का पतन हुआ तो इस डांस फॉर्म का भी पतन होना शुरू हो गया। 1930 में फिर एक मलयाली कवि वीके मेनन ने इसे पुनर्जीवित किया था। और कथकली की विशेषताएं क्या हैं कि इस पूरे परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा चेहरे पर अलग अलग रंग लगाए जाते हैं। ग्रीन रंग गुड को दर्शाता है, रेड ईवल को दर्शाता है, येलो कलर महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा इस परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो अपने सरों पर बड़े बड़े हेड गियर्स पहन करके रखते हैं। और इस पूरी परफॉर्मेंस को एक ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, या मंदिर परिसर में, टेम्पल प्रेमाइस में परफॉर्म किया जाता है, और इसे एक पीतल के दीपक की लाइट में परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसे डॉन तक यानी सुबह भोर तक परफॉर्म किया जाता है। और कथकली आकाश को या ईथर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जैसे देखा था कि जो कुछ हमारे डांस परफॉर्मेंस हैं ये एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अग्नि रिप्रेजेंट करता था हमारा भरतनाट्यम, और स्काई को रिप्रेजेंट करता है कथकली। फिर उसके बाद हमारा चौथा डांस फॉर्म आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये सोलो डांस है। तो आप नाम से देखिए, मोहिनी मोहित करने के लिए, या जो मोहिनी जो महिलाएं होती थीं वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं इसे परफॉर्म किया करती थी। और ये केरल का डांस फॉर्म है। इसे एक अनुग्रह और लालित्य से भरा हुआ नृत्य है ये, यानी ग्रेस और एलिगेंस से भरा हुआ नृत्य है। और इसमें कलाकार सफ़ेद या ऑफ वाइट परिधानों का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर इसे वाइट साड़ी में ही परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी अट्टम हवा का प्रतीक है। तो हमारा तीसरा डांस फॉर्म जो किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो है मोहिनी अट्टम, और ये हवा को रिप्रेजेंट करता है। कल्याणी अम्मा और मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया था। फिर उसके बाद हम अपने पांचवें डांस फॉर्म पे आए, उड़ीसी पे आए। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे वीडियोज़ की PDF आपको इन्हीं पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका सारा सिलेबस कवर होगा, और PDFs भी प्रोवाइड करी जाएंगी। 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा। तो आपकी पूरा सिलेबस कवर करके आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें।
तो अब हम आते हैं अपने 5वें डांस फॉर्म पे, जो कि है उड़ीसी। इस डांस फॉर्म का नाम लिया गया है नाट्य शास्त्र में लिखे हुए एक डांस है जिसका नाम है ओडरा नृत्य, और प्रारंभ में इसे महर्षियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देवदासियां हुआ करती थीं, उन्हें महर्षि कहा जाता था और इसे महर्षि परफॉर्म करते थे। जैसे हमने भरतनाट्यम देखा, उसे परफॉर्म किया जाता था तमिलनाडु के मंदिरों की देवदासियों के द्वारा। तो उड़ीसी को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की देवदासियां, जो भगवान जगन्नाथ की देवदासियां हुआ करती थीं, वो परफॉर्म करती थीं। लेकिन बाद में जब वैष्णववाद आता है तो महिलाओं के रूप में तैयार हुए लड़के इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं और इन लड़कों को कहा जाता है गोटीपुआ। तो बाद में गोटीपुआ द्वारा परफॉर्म किया जाने लगा। उसके बाद नारताल उड़ीसी का एक रूप था जिसे शाही दरबार में पेश किया जाता था। उड़ीसी भरतनाट्यम के ही समान है। तो जैसे हमने देखा कि भरतनाट्यम भी देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था, उड़ीसी भी देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। फिर उड़ीसी का एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है त्रिभंग मुद्रा, यानी त्रिभंग पोस्चर। इसमें शरीर में 3 जगह बेंड किया जाता है, एक नेक पर, एक हिप पर और एक नी पर, और इन 3 जगह बेंड करके परफॉर्म किया जाता है इस पूरे डांस को। और इस नृत्य रूप में नर्तक अपने शरीर के साथ ज्यामितीय आकार बनाते हैं। तो अपने त्रिभंग पोस्चर बना के बॉडी को 3 जगह बेंड करके ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं जो डांसर्स होते हैं। यह नृत्य पानी का प्रतीक है। हमने फायर का प्रतीक देखा, फिर हमने स्काई का देखा, फिर हमने एयर का देखा। अब पानी का प्रतीक है, वाटर का प्रतीक है उड़ीसी डांस, और इसे हिंदुस्तानी संगीत पर परफॉर्म किया जाता है। और इस नृत्य को चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान ने अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। तो चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान जुड़े हुए हैं उड़ीसी नृत्य से। उसके बाद हमारा 6ठा नृत्य आता है कथक। कथक यूपी का एक पारंपरिक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। भक्ति आंदोलन और वैष्णव पंथ ने इस नृत्य में नए गीत और संगीत जोड़े, यानी नए लिरिक्स और म्यूजिक को ऐड किया, और इसका थीम हुआ करता था राधा कृष्ण का विषय। फिर मुगल काल आया और कथक दरबारी नृत्य बन गया और इसे फिर परफॉर्म किया जाने लगा पर्शियन ड्रेसेस, यानी फारसी पोशाकें पहन करके। और इस नृत्य शैली में फुटवर्क एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कथक में आप देखेंगे जो फुटवर्क होता है उसका काफ़ी मेजर रोल होता है, और तबला वादक की जो तालें होती हैं उनके साथ फुटवर्क को मैच करता है डांसर्स, और इसे कहते हैं जुगलबंदी। तो जुगलबंदी काफ़ी आकर्षक फीचर होता है इस पूरे परफॉर्मेंस का। और इस पूरे डांस फॉर्म में एक गत भाव एक पार्ट होता है जिसपे भी कोई संगीत या गीत नहीं होता है। उस पार्ट में आपको कोई भी म्यूज़िक या कोई भी आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी लिरिक्स देखने को नहीं मिलेगा। उसे बिना म्यूज़िक और बिना इंस्ट्रूमेंट के किया जाता है। और ये जो पार्ट होता है ये विभिन्न पौराणिक प्रसंगों यानी मैथोलॉजिकल एपिसोड्स को रेखांकित करने के लिए पूरा परफॉर्मेंस किया जाता है। कथक के कुछ घराने हैं जो कि हैं लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। फिर कथक को लेडी लीला शोखे ने पुनर्जीवित किया था, और कथक की प्रसिद्ध हस्तियां हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। हमारा अगला डांस फॉर्म आता है मणिपुरी। मणिपुरी राज्य में परफॉर्म किया जाता है और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि भगवान शिव और पार्वती ने मिल करके गंधर्वों के साथ ये नृत्य किया था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये एक भक्ति नृत्य प्रदर्शन है और इसमें तांडव और लास्य दोनों पहलू पाए जाते हैं। इस पूरी परफॉर्मेंस में मुद्रा का यानी जेस्चर्स का उपयोग सीमित होता है और इसे परफॉर्म किया जाता है स्लो और ग्रेसफुल मूव्स के साथ। फिर हम देखेंगे कि इस पूरे डांस फॉर्म की नागभंड मुद्रा ये सबसे प्रसिद्ध इसकी विशेषता है। इसमें कोई भी परफॉर्मर क्या करता है कि वो अपने शरीर को इस प्रकार मोड़ता है कि 8 नंबर या इनफाइनाइट आप कह सकते हैं, इस तरीके का एक शेप बनाता है। और इस पूरे नृत्य का मेन थीम है रासलीला। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस नृत्य को रिवाइव किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शांति निकेतन में। फिर हमारा सबसे लास्ट क्लासिकल डांस आता है सतरिया। इसे आसाम में परफॉर्म किया जाता है और इसे वैष्णव संत शंकराचार्य द्वारा 15वीं शताब्दी में आसाम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका नाम वैष्णव मठों के नाम पर रखा गया है। वैष्णव मठ उन्हें सत्तारस कहा जाता था, उसी से नाम निकल करके आया है सतरिया। और ये भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर किया जाने वाला एक भक्ति नृत्य है। तो हम देख सकते हैं भगवान विष्णु
के थीम पर ही डेडिकेटेड है ये पूरा परफॉर्मेंस। और पुरुष भिक्षुओं द्वारा एक समूह में इसे प्रदर्शित किया जाता है। जो मेल मॉन्क्स होते हैं उसे एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं और इन मेल मॉन्क्स को कहा जाता है बोकोटा। इस पूरे परफॉर्मेंस का मुख्य आकर्षण होता है फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स यानी हाथों के इशारे। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हैं कोहल और बांसुरी। और वर्तमान समय में सतरिया नृत्य की दो धाराएं हैं, दो स्ट्रीम्स हैं। पहली है गायन भयानार धारा और दूसरी है खरमनार नाच। इसी के साथ हमारा इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।